हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए मैथ्स का ये है पार्ट 3 और इसमें लिया है 20 अगस्त 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस हैं, उनको एक साथ फेंका जाता है तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन दोनों डाइसेस पर 10 या फिर 10 से ज़्यादा का टोटल मिले, मतलब 10 या 10 से अधिक नंबर आने की संभावना बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, टोटल नंबर हम नीचे लिखते हैं, जितने भी टोटल केस हो सकते हैं टोटल, और ऊपर हम फेवरेबल केस लिखते हैं। जो क्वेश्चन में बोला गया है उस हिसाब से सेलेक्ट करके केसेस हमें ऊपर लिखना है। तो ये फेवरेबल ऊपर हो जाएंगे और टोटल नीचे। तो डाइस है, डाइस के केस में टोटल केस कितने हो जाते हैं, एक डाइस में कितने नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 नंबर हो सकते हैं। तो डाइस के लिए टोटल केस कितने हो जाते हैं, 6 की पावर n। और n क्या है, n है डाइस के नंबर। यहाँ पर कितने कितने पास हैं, 2 हैं, तो n इक्वल टू हम 2 ले लेंगे, 6 की पावर 2, तो 36। टोटल केस हो जाएंगे 36, डिवाइड में 36 आ जाएगा। अब फेवरेबल हमें निकालना है, कितने हो सकते हैं जिनके 10 या 10 से ज़्यादा हो टोटल। अब पहले वाले डाइस पर इन 6 में से कोई एक नंबर आ सकता है और दूसरे वाले डाइस पर भी सेम इसी तरह से नंबर आ सकते हैं, 4 5 6। तो हमें इन दोनों जो भी नंबर आएंगे उनको प्लस करके देखना है कि या तो 10 आना चाहिए या 10 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 1 और 1 तो होगा नहीं, 2 2 3 3 भी नहीं होगा, 4 4 भी नहीं होगा, 5 5 हो सकता है 10। तो पहला क्या हो गया, 5 और 5 हम ले सकते हैं, इसका सम कितना आ रहा है 10। और 10 कैसे मिल सकता है, अगर हम एक पर 4 मिल जाए और दूसरे पर 6 मिल जाए, तो 4 और 6। उसी तरह से उल्टा भी हो सकता है कि पहले पर 6 मिल जाए और दूसरे पर 4 मिल जाए, तो 6 और 4, ये केस हो सकता है। अब 10 या 10 से ज़्यादा भी बोला है, 10 से ज़्यादा भी आ सकता है। तो अगर पहले वाले डाइस पर 5 मिल जाए और दूसरे पर 6 मिल जाए, तो हो सकता है 11, मतलब 10 से ज़्यादा है, तो ये वाला एक केस हो जाएगा। उसके बाद अगर पहले पर 6 और दूसरे पर 5 मिल जाए, तो 6 और 5, ये भी हो सकता है। और अगर पहले वाले पर 6 मिल जाए और दूसरे पर भी 6 मिल जाए, तो 6 और 6 12, ये भी एक केस हो सकता है। 10 से ज़्यादा हम ले ही सकते हैं। अब इससे ज़्यादा हो नहीं रहा है क्योंकि लास्ट नंबर यहाँ पे 6 ही होता है सबसे बड़ा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 केस यहाँ पर बन जाएंगे जिनमें 10 या 10 से ज़्यादा अधिक नंबर मिले। और टोटल हमने लिख ही लिया था 36। ये डाइस था इसलिए हमने यहाँ पर टोटल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, 6 की पावर n से। अगर कॉइन होता तो कॉइन में हम 2 लेते, 2 की पावर n टोटल। ये डाइस के लिए होता है और टोटल केसेस ये कॉइन के लिए होता है। 2 यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हेड और टेल 2 केस होते हैं, 2 फेस होते हैं उसमें, और डाइस में 6 होते हैं, इसलिए यहाँ पर 6 लिया। तो अब इसे कैंसिल कर देंगे, 36 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, तो 1/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व करना है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर a क्या हो जाएगा ये, और b हो जाएगा ये। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर करेंगे, a क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर, प्लस b क्या है, 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a है √3, इंटू b है 1/√3। तो यहाँ से ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में थे, और ये √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, प्लस ये √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 1, तो 1/3 हो जाएगा, माइनस 2, यहाँ पर केवल 2 बचा क्योंकि कैंसिल हो गया था ये। तो 3 + 3, 3 - 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, और फिर प्लस ये 1/3 सेम, तो 1 + 1/3 कितना हो जाएगा, 4/3, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रेजेंट में फादर की एज 3 गुनी है सन से, और 15 साल बाद फादर की एज दुगनी हो जाएगी उसके सन से, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर बतानी है। इस तरह का सेम क्वेश्चन पिछली वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। तो फादर और सन, प्रेजेंट के लिए हम p ले रहे हैं। तो पिता 3 गुना है, अगर हम सन को 1 मान लें तो पिता कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 गुना लेना है। उसके बाद 15 साल बाद, तो 15 साल के लिए हम +15 लिख दे रहे हैं। तो फादर दुगना हो जाएगा, अगर हम सन को 1 मान लें तो फादर कितना हो जाएगा 2।
अब यहाँ पर हमें इन दोनों के डिफरेंसेस को सेम करना है। 3 - 2 1 आ जाएगा, 1 - 1 0। डिफरेंस बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे, तो इन दोनों का अंतर का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे। 2 - 1 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ ऊपर इन दोनों में, और इन दोनों का डिफरेंस 3 - 1 2, तो इसका मल्टीप्लाई हम नीचे कर देंगे 2। तो P कितना आ जाएगा फादर के लिए, 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3, और 1 में 1 का करेंगे तो 1। और 15 साल बाद के लिए इस 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 1 × 2 2। अब ये न्यू रेशो मिल गया, इससे ही हम कैलकुलेट करेंगे आंसर। अब ये डिफरेंस सेम हो गया, 4 और 3 का अंतर और 1 और 2 का अंतर बराबर है, 1 है डिफरेंस। और यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना है, प्रेजेंट था उससे 15 साल आगे जा रहा है तो 15। तो 1 = 15 मिल गया। पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर का प्रेजेंट का रेशो क्या है, इस वाले से नहीं लेना है हमें, नए वाला रेशो हम देखते हैं। तो प्रेजेंट का रेशो कितना है 3, तो 1 = 15 है, 3 = कितना हो जाएगा 15 × 3 45, 45 एज हो जाएगी फादर की। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, मार्बल बॉट 2 वेराइटीज ऑफ बन्स इन द रेशो 3:2। मार्बल 2 प्रकार के बन खरीदती है 3:2 में और इतनी रेट पर, ये डॉलर में है। ये वाला रेशो खरीदती है 2 की रेट पर और ये वाला रेशो खरीदती है 1.50 के रेट पर। अगर वह 25% प्रॉफिट कमाना चाहे तो उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस बतानी है पर डजन में, प्रति दर्जन पर कितने में बेचना पड़ेगा। तो 3 और 2 में है, 3:2 में उसने खरीदा। 2 वेराइटीज ऑफ बन, 2 किस्म की रोटियां वो खरीद रही थी, तो 3:2 में खरीदा। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि प्रति दर्जन पर सेलिंग प्राइस बतानी है हमें, पर डजन पर सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो हमें इसको पहले ही डजन में कन्वर्ट कर लेना होगा क्योंकि प्रति दर्जन पर पूछा है। तो हम इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 12 और 2 × 12। अब ये डजन में आ गया 36 और 24, और ये उसने खरीदा कितने में था, 2 में, और ये 1.50 में, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 36 × 2 24, ये कितने में खरीदा था 1.50 में, तो 1.5 हम लिख देते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 रहता है तो लिखो ना लिखो एक बराबर होता है, तो 1.5। तो 36 × 2 ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 60, 6 बचेगा तो 36, और ये एक पॉइंट आ जाएगा, तो ये वापस से 36 हो गया, तो हम ये 0 हटा देते हैं, या फिर ये हो गया 72 36, और ये चल किस में रहा है, ये डॉलर में चल रहा है सब। तो कितने डॉलर हो गए टोटल, 72 और 36, तो ये हो जाएगा 8 और 0 108, 108 टोटल डॉलर हो गए। और खरीदे कितने थे उसने टोटल, डजन में कितने खरीदे थे, 3 + 2 5 खरीदे थे। ये डजन, ये डॉलर है और ये डजन है, दर्जन। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 दर्जन की कीमत कितनी हो गई, $108। तो एक दर्जन की कितनी हो जाएगी, इस 5 को हम डिवाइड में ले जाएं, 108 / 5, मतलब एक दर्जन उसने इतने में खरीदा होगा। ये क्या चल रही है, कॉस्ट प्राइस चल रही है। अब उसने एक डजन इतने में खरीदा और उसको प्रॉफिट कितना लेना है, 25% का उसको प्रॉफिट कमाना है, तो कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट हम निकाल देते हैं। तो 25 कमाना है तो 100 में हम 25 जोड़ दें, तो इसका हम 125% निकाल दें कॉस्ट प्राइस का, ये 108 / 5, तो ये सेलिंग प्राइस मिल जाएगी हमें। ये 125 5 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार, और 25 से 100 को काटेंगे तो 4 बार, और ये 108 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 और 7 27 बार। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 27। तो आंसर हो जाएगा 27। कॉस्ट प्राइस तो क्वेश्चन में दी ही गई थी, बस हमें प्रति दर्जन की कॉस्ट प्राइस निकालनी थी। तो एक दर्जन में इतने हो गए, ये कॉस्ट प्राइस आ गई, और 125 मतलब 25% कमाना है तो हमने 125% निकाल दिया इसका, तो आंसर आ जाएगा ये $27। नेक्स्ट है, अ थीव स्टील्स अ कार, एक चोर है जो 10 बजे एक कार चुराता है और 60 km/h की स्पीड से वो जाता है, मतलब कार चुरा के वो इतनी स्पीड से जाता है मतलब भागता है,
और चोरी का पता 11 बजे चलता है। 10 बजे वह चोरी करके गया और 11 बजे मालूम चलता है कि चोरी हुई है। फिर ऑनर मतलब मालिक उस कार के पीछे जाता है 12:30। तो मालिक को कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा कि उस चोर को वो 12:30 PM पर पकड़ ले? तो चोर को पकड़ने के लिए कितनी स्पीड से उसे जाना पड़ेगा? तो चोरी कितने 10 बजे हुई है, 10 बजे चोरी हुई है। उसके बाद 1 घंटे तक मतलब 1 घंटे बाद मालूम चला कि चोरी हुई है। तो 1 घंटे तक तो ये चोर कितनी डिस्टेंस तक जा चुका होगा ना, इतनी स्पीड से जा रहा था, तो कुछ तो उसने डिस्टेंस कवर कर ली होगी 1 घंटे तक। और उसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 60 चला जाता है। तो उसने इतने इस 1 घंटे में 60 किलोमीटर तक की दूरी कवर कर ली होगी। अब 11 बजे के बाद मालिक उसके पीछे जाएगा, तो 12:30 बजे उसको पकड़ना है। तो कितना टाइम हो गया? 10 से 10, 11, 12 और 12:30। तो यहाँ पर हम टाइम कहाँ से काउंट करेंगे? 10 से 11 बजे तक तो मालिक उसके पीछे नहीं जा रहा था। मालिक ने पीछा करना कब स्टार्ट किया? 11 बजे के बाद। तो 11 बजे से ही हम टाइम काउंट करेंगे। और वो जा कौन सी? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये चोर भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और मालिक भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो चोर की जब मालिक को उसको पकड़ना है तो मालिक की स्पीड ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी, तभी तो पकड़ पाएगा। तो ये मालिक की स्पीड हमें फाइंड करनी है, तो हम मान लेते हैं कि x है। और मालिक की स्पीड हमें ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी, तभी तो उसको पकड़ पाएगा चोर को। तो मालिक की स्पीड ज़्यादा है और चोर की कम है, तो हम डिफरेंस ले लेंगे। और चोर की कितनी है? 60। या फिर एक केस भी होता है कि जब सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं कोई दो चीज़ें स्पीड से, तो हम उनको माइनस कर देते हैं, उनका डिफरेंस ले लेते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में अपोजिट में, तो हम स्पीड को प्लस कर देते हैं। सेम डायरेक्शन में माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, समान दिशा में, तो हमने डिफरेंस ले लिया और मालिक की ज़्यादा ही रहेगी तभी तो पकड़ पाएगा। तो हमने x - 60 इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने स्पीड की जगह पर ये रख दिया। अब डिस्टेंस कितनी हो गई? ये डिस्टेंस 60 हो जाएगी। और टाइम इंटरवल यहाँ पर नीचे, और टाइम इंटरवल हम कितना ले रहे हैं? 11 बजे से हम काउंट करेंगे, तो 11 से 12, 1 और फिर 1/2 आवर और, तो कितना हो जाएगा? ये 3/2। क्योंकि साथ में चलना उन्होंने कब स्टार्ट किया? उन दोनों ने 11 बजे से, इसलिए हमने 11 बजे से काउंट किया। तो टाइम हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगी स्पीड, ये डिस्टेंस और ये टाइम। तो x - 60 इक्वल टू, ये 60 है, ये 3/2 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। 60 को हम कैंसिल करेंगे 20 बार। तो x - 60 इक्वल टू 20 × 2 40 x, ये 60 माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 60 + 40 100। तो ऑनर को या मालिक को इतनी स्पीड से उसे पकड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा 100। नेक्स्ट है, अगर 10 अनस्किल्ड वर्कर्स मतलब 10 अकुशल श्रमिक किसी काम को 4 दिन में फिनिश कर लेते हैं, तो कितने और एडिशनल मतलब कितने और स्किल्ड वर्कर कुशल श्रमिक रखने पड़ेंगे कि काम की पूरा वर्क जो है वो 2 दिन में ख़त्म हो? और उनकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए जिनको अलग से और रखना है? दुगनी एफिशिएंसी के, ट्वाइस एफिशिएंट होने चाहिए। स्किल्ड वर्कर जिन्हें हम अलग से और लेके आएंगे, उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्षमता दुगनी होनी चाहिए। तो अनस्किल्ड वर्कर है, यहाँ पर हम अनस्किल्ड के लिए यू यूज कर रहे हैं, मतलब अकुशल श्रमिक, और स्किल्ड के लिए एस मतलब कुशल श्रमिक। अनस्किल्ड ये हो जाएगा अकुशल और स्किल्ड ये कुशल श्रमिक। तो यहाँ पर एफिशिएंसी दी गई है, मतलब वन डे वर्क दिया गया है, तो यू हो गया अकुशल और एस हो गया कुशल। ये एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं, मतलब वन डे वर्क। जो पहले थे उनको अगर हम 1 मान लें, तो बाद में जो रखे हैं उनको कितना दुगना कुशल रखना है, तो वो कितने हो जाएंगे 2। दुगने कुशल होने चाहिए, ट्वाइस एफिशिएंट होने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 2 रख दिया। तो 10 4 दिन में फिनिश करते हैं, तो हम टोटल वर्क और टोटल वर्क को इक्वल रख रहे हैं। मैन डे से कैसे निकालते हैं? मैन 10 अनस्किल्ड हैं, तो 10 अनस्किल्ड अकुशल वाले इनटू कितने दिन में? 4 दिन में फिनिश करते हैं, 4, ये टोटल वर्क आ गया इक्वल टू। अब अकुशल के लिए देख रहे हैं, कुशल के लिए, स्किल्ड के लिए, तो 10 तो पहले से थे, तो इसमें हमें कितने और लेने चाहिए? हम मान लेते हैं कि हमने x और ले लिए। इस 10 में हमने x स्किल्ड वर्कर और ऐड कर दिए,
तो 10 तो इतने पहले से ही थे, उसके बाद हमने x संख्या मान ली, वो हो गए स्किल्ड। अब ये पूरे मैन हो गए, और इन लोगों के आने के बाद काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 2 दिन में। ये हमने कुछ नहीं किया है, मैन और डे इक्वल टू मैन और डे का ही मल्टीप्लाई किया है। अब ये यू और एस की जगह पर हम क्या रखेंगे? एफिशिएंसी, क्योंकि ये 1 डे वर्क ही होता था एफिशिएंसी। तो यू की जगह पर रखेंगे 1 और एस की जगह पर 2। तो 10 यू की जगह पर 1 तो 10 ही रहेगा। 10 इंटू 1 10 इंटू और ये 4 इक्वल टू, फिर 10 यू लिखा है तो 10 इंटू 1 10 ही रहेगा, प्लस एक्स एस की जगह पर 2 रखेंगे तो 2x इंटू 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालना, 10 इंटू 4 40 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 20 प्लस 2x इंटू 2 4x। ये 20 को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 40 माइनस 20 20। ये 4x 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू x। ये 4 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में कर दिया, कैंसिल करेंगे इसे तो 5 बार कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। और x क्या था? जो एडिशनल एक्स्ट्रा वर्कर रखे थे वो, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक टैंक है जो कि 3/5 फुल है, 3/5 भरा हुआ है, और पाइप ए उस टैंक को 10 मिनट में भरता है, पाइप बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली करता है। अगर दोनों पाइप ओपन कर दिए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? यह है ए, यह है बी। टोटल टाइम कितना लग रहा है इन्हें? 10 मिनट में। 10 मिनट में भर रहा है और ये 6 मिनट में खाली कर रहा है, तो खाली करने के लिए हम माइनस यूज करते हैं, और भरने के लिए प्लस, तो प्लस लिखा नहीं है, ये -6 खाली करता है इसलिए -6 लिख दिया। टाइम एंड वर्क जैसा ही बिल्कुल सेम है, तो 10 और -6, तो टोटल वर्क कैसे निकालते थे उसमें? वैसे यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 10 और 6 का, यह आ जाएगा 30। मतलब ये है पूरा टैंक जितना भरा हुआ है, मान लिया कि इतना भरा हुआ है पूरा टैंक 30, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं, मतलब पूरी उसकी क्षमता जितनी होगी टैंक की 30। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि टैंक 3/5 फुल है, तो खाली कितना करना पड़ेगा? जितना भरा हुआ है, तो 30 का 3/5, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 18। टोटल 18 भरा हुआ है तो 18 को ही खाली करना पड़ेगा, तो हमें इसको लेना पड़ेगा टोटल। तो ये इनका एलसीएम कितना आया था? 30, तो टोटल है 30, और इसे 10 मिनट लगते हैं, तो 1 मिनट में ये कितना भर देगा? 3। 30 डिवाइड बाय 10 3। ये 1 मिनट में निकाल रहे हैं हम कि 1 मिनट में ये कितना भरेगा या खाली करेगा, तो 1 मिनट में ये 3 भरेगा, और बी 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 30 डिवाइड बाय 6, लेकिन माइनस का है तो -5। अब इन दोनों टैंक को अगर एक साथ खोल दिया जाता है, एक साथ, तो 3 -5, तो ये कितना आ जाएगा? -2। तो इन दोनों टैंक को अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक -2 खाली हो जाता है, मतलब माइनस लगा हुआ, इसका मतलब ये खाली है। तो 1 मिनट में ये 2 खाली कर रहे हैं, तो 18 खाली करने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ पर हम 30 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि 3/5 भरा हुआ है, इसलिए हमने इस टोटल का 3/5 लिया है, तो हमें 18 मिला, तो इस 18 को ही खाली करना पड़ेगा हमें। तो पूरा टोटल 18 है और 1 मिनट में 2 करते हैं, तो पूरा खाली करने में कितना टाइम लग जाएगा? 9 मिनट। नेक्स्ट है, इफ 2 नंबर्स आर ग्रेटर देन अ थर्ड नंबर बाय 35 एंड 55, मतलब मान लो ये एक नंबर है और ये एक नंबर है और ये एक तीसरा नंबर है, तो इससे ये 35 ज़्यादा है और 35% और ये 55% ज़्यादा है। तो ए, बी और सी तीन नंबर हमने मान लिए, इस थर्ड वाले को मान लेते हैं कि ये 100 है, तो पहला वाला नंबर है वो 35% ज़्यादा है, तो 100 में हम 35 जोड़ दें तो 135% हो जाएगा ये, और दूसरा नंबर जो है वो 55% ज़्यादा है, तो 155% ज़्यादा है, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज 2 नंबर्स, जो 2 नंबर थे मतलब ए और बी, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकाल दें, यहाँ से इन दोनों को काट दें 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार और 7 बार, इसे 5 से करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, 15 और 1, तो इनका रेशियो कितना आ गया? 27:31, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, मीन ऑफ 60 ऑब्जर्वेशन से 66, मतलब 60 ऑब्जर्वेशन का मीन मतलब एवरेज 66 है,
और बाद में यह पाया गया कि 24 की जगह 42 लिख दिया गया था, मतलब लिखना था 24, ये सही है, और गलती से 42 लिख दिया था। तो करेक्ट मीन करेक्ट माध्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 60 का 66 दिया गया है, तो टोटल नंबर में हम इसका मल्टीप्लाई करके सम निकाल सकते हैं। 60 में 66 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा 9 और 3, ये हो जाएगा 3960। सभी ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षणों का योग आ गया, ये सम आ गया। अब क्या 24 लिखना था लेकिन लिख दिया था 42, मतलब मैं 42 को हटाना पड़ेगा और 24 को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 24 लिखना था। तो माइनस करेंगे हम, तो 8 और 1, मतलब और ये माइनस का आएगा, 42 बड़ा हुआ है तो हमें 18 माइनस करना पड़ेगा इसमें से। ये 2 और ये 4 3 9, बाद में इतना आ जाएगा। अब ये करेक्ट सम है, तो वापस से मीन निकालना है, तो इसमें टोटल नंबर का फिर से मल्टीप्लाई कर दो। 60 थे तो 3942 में 60 से डिवाइड, ये 6 से इसे कैंसिल करेंगे तो 6 बार और 5 और 7 आ जाएगा, और नीचे 10 था एक और, तो हमने पॉइंट लगा दिया। 65.7 आ जाएगा नया मीन, फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल जैसे हम औसत या एवरेज निकालते थे वैसे ही सॉल्व हुआ है। या फिर इसका एक शॉर्ट का तरीका ये है कि पहले कितना था एवरेज या मीन, 66 था, तो जितना नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है तो उस डिफरेंस का ही हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 24 की जगह पर 42 लिख दिया था, तो अंतर कितने का था? 18 का था, तो 18 का हम एवरेज निकाल देते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर कितने थे? 60 डिवाइड बाय 60, इस डिफरेंस का ही हम मीन निकाल रहे हैं या एवरेज। यह जाएगा 0.3, तो 0.3 एवरेज हमें और कम करना पड़ेगा। ये माइनस का साइन लगा हुआ मतलब ज़्यादा लिख दिया था, तो हमें और कम करना पड़ेगा। तो पहले एवरेज कितना था? 66 था, उसमें से हम 0.3 और माइनस कर दें तो 66.0 ऐसा लिख सकते हैं इसको, 0.3। ये 10 में से 3 7, ये 5 बचा और ये 6, न्यू एवरेज या न्यू मीन आ जाएगा 65.7। ये जितने का अंतर आ रहा था ना इसमें, उसका हमने माध्य निकाल लिया और जितना था उसमें हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट है ए इज 2 years older टू बी, ए बी से 2 साल बड़ा है। हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, हु मतलब ये जो लिखा है ना वो बी के लिए लिखा है, बी सी से दुगना है। तो अगर हम सी को एक्स मान लें, ये ए बी और सी, अगर हम सी को एक्स मान लें तो बी क्या है? सी से दुगना है, तो बी हो जाएगा 2x। और ए कितना है? ए 2 साल बड़ा है बी से, तो बी कितना है? 2x। 2x में हम 2 और जोड़ दें, ये तीनों की एज आ गई और सभी का सम कितना दिया गया? 27। तो इन सबको हम प्लस कर देंगे, प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 27। तो ये 2x और x कितना हो जाएगा? 5x प्लस 2 इक्वल टू 27। 5x, ये 2 प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 27 माइनस 2, ये 5x इक्वल टू 25। 5x है तो हम 25 में डिवाइड कर देंगे 5 का, ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इससे हम इन तीनों की एज निकाल सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे रख के। पूछा क्या है? b की एज, तो b कितना है? 2x, 2x मतलब 2 इंटू 5, ये हो जाएगी 10 years, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है x टेज 4 days, किसी काम का 1/3 करने में x 4 दिन लगाता है और उसी काम का 1/6 करने में y 3 days लगाता है, और z उस काम का आधा करने में 5 दिन लगाता है। तो 3 दिन तक वो तीनों साथ में काम करते हैं, स्टार्टिंग के 3 days, उसके बाद x और z छोड़कर चले जाते हैं, मतलब काम रोक देते हैं। तो बाकी बचे हुए काम को पूरा करने में y को कितना टाइम लगेगा अकेले में, मतलब y अकेला बाकी बचा हुआ काम करेगा पूरा, तो कितना टाइम लगेगा y को? तो x है, y और z, तो x किसी काम का 1/3 4 दिन में कंप्लीट करता है, मतलब 1/3 4 दिन में कंप्लीट करता है, तो पूरा क्या होता है? 1, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 12, मतलब पूरा काम करने में उसे 12 दिन लगेंगे, 12। ये हम डेज बराबर लिख रहे हैं टोटल डेज, तो x को वो पूरा काम करने में 12 दिन लगेंगे। अब y उसका 1/6 3 दिन में कंप्लीट करता है, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 1 इक्वल टू 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 18।
पूरा काम करने में उसे 18 दिन लगेंगे। और Z आधा काम 5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने में करेगा? 1/2 काम 10 दिन में करता है, तो एक काम कितने में करेगा? ये 5 है, 5 दिन में करेगा, तो पूरा काम 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा Z। तो X 12 दिन में, Y 18 दिन में और Z 10 दिन में कंप्लीट करता है कोई काम। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? इन सब का एलसीएम लेके 12, 18 और 10, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 180। ये हो गया टोटल वर्क। अब इतना पूरा काम है, इसको कंप्लीट करने में 12 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 180 डिवाइडेड बाय 12, यह जाएगा 15। ये हम 1 डे वर्क निकाल रहे हैं। X एक दिन में कितना काम करेगा? 15 और टोटल है 180, तो Y को 18 डेज लगते हैं, तो एक दिन में कितना करेगा? 180 डिवाइडेड बाय 18, तो 10। उसी तरह से Z के लिए 180 डिवाइडेड बाय 10, यह जाएगा 18। तो एक दिन का काम आ गया, 1 डे वर्क आ गया इन सब का 15, 10 और 18। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे? तो इन तीनों का एक दिन का वर्क हम प्लस कर देते हैं, तो 15 प्लस 10 प्लस 18 43। तो इन तीनों का वन डे वर्क आ जाएगा 43, मतलब एक दिन में वो तीनों 43 वर्क करते हैं। और 3 दिन तक तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में इतना कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 43 इंटू 3, यह जाएगा 9 और 12, 1 to 9 वर्क कर लेंगे 3 दिन में। तो 3 दिन तक तो इन लोगों ने साथ में काम किया, उसके बाद X और Z रुक जाते हैं, तो टोटल था 180। अब 1 to 9 काम हो चुका है, तो बचा कितना? 180 में से 1 to 9 माइनस कर दो, यह जाएगा 1 और 5, 51 वर्क अब बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ काम कौन करेगा? Y। तो Y का 1 डे वर्क कितना है? Y एक दिन में 10 काम करता है, Y एक दिन में 10 काम करता है, तो 51 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? 51, तो 10 से डिवाइड कर दो इसको। ये एक 0 है, तो हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे 5.1। Y को इतने दिन लगेंगे 5.1। नेक्स्ट है, राजू ने एक भैंस खरीदी इतने रुपए में और एक गाय खरीदी इतने रुपए में, तो वह भैंस को 12% लॉस पर बेचता है और गाय को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है। ये हो गई भैंस बफेलो और ये हो गई काऊ। कॉस्ट प्राइस हम देख रहे हैं, कितने में खरीदी भैंस? 10,000 में और गाय खरीदी 7,500 में। तो वह बफेलो को 12% लॉस पर, 12% की हानि पर बेचता है। तो 100 में से 12 माइनस करें हम, तो 88, तो 88% निकाल दिया हम इसका। 88% है, तो डिवाइड में 100 आ जाएगा और 10,000 का ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 880 मतलब 8800। तो कितने में बेचा होगा उसे? 8800 में। ये सेलिंग प्राइस आ गई। और गाय को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। 20% प्रॉफिट मतलब 120%। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 7500। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये 0, 60 का 0, ये हो जाएगा 90। इतनी सेलिंग प्राइस हो गई। काऊ की 9000। तो ये होगी दोनों की कॉस्ट प्राइस। इन दोनों को प्लस कर दें, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 17500। और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? ये प्लस किया, इन दोनों को प्लस करें तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी 00। ये 8 आ जाएगा और 9 और 8 17। तो ये हो गई टोटल सेलिंग प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस। अब ये ज़्यादा है, बेचा उसने ज़्यादा में, मतलब उसे प्रॉफिट हुआ होगा। अब प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से हम इसको माइनस कर दें। 17500, तो 0 0 और ये 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट हम कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो प्रॉफिट डिवाइड में कॉस्ट प्राइस टोटल कितनी थी? 17500 और इंटू 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसे कैंसिल करेंगे तो 5 से कैंसिल होगा 6 बार और ये 0, और ये 5 से 3 बार 15, 7 बार 25, 5 बार 25।
5 3 15 और 5 7 35 होता है। ये 35 है। अब ये 5 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 बार और ये 12 बार। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? प्रॉफिट परसेंट आ गया 12/7। अभी इसको और कट करना है, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बार, 7 और 12 में से 7 तो 5 बचेंगे, तो 1 कंप्लीट 5/7% प्रॉफिट आ जाएगा। ये फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक क्लास में 20 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं। गर्ल्स की एवरेज एज, औसत आयु 16 ईयर्स दी गई है और बॉयज़ की 17 ईयर्स दी गई है। अगर 1 बॉय और 1 गर्ल क्लास को छोड़कर चले जाते हैं तो एवरेज ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों का एवरेज 1 कम हो जाता है और लड़कों का एवरेज 2 कम हो जाता है। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा क्लास का? देखो, बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज़ का एवरेज 17 था और गर्ल्स का एवरेज 16 था। जब एक बॉय और एक लड़की और एक लड़का छोड़कर चले आते हैं तो गर्ल्स का एवरेज 1 कम हो जाता है। 1 कम हो गया मतलब 16 था तो 15 हो गया, और बॉयज़ का 2 कम हो जाता है। तो पहले 17 था, 2 कम कर दिया तो अब 15 हो गया। ये आ गया बाद का एवरेज। अब एक बॉय छोड़कर चला गया है तो टोटल बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 20 थे तो 19, और गर्ल्स में से भी एक गर्ल छोड़कर चली गई तो 19 गर्ल बचेंगी 20 में से। तो हम सम निकाल सकते हैं, एवरेज में टोटल नंबर का मल्टीप्लाई करके सम निकाल देंगे। तो 15 इंटू 19, या फिर इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, न्यू एवरेज हमें निकालना है। न्यू एवरेज के लिए क्या, ऊपर सम लिखते हैं, सभी का सम, सभी एजेस का। तो बॉयज़ के लिए एजेस का सम कितना हो जाएगा? 15 इंटू 19, और गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा? 15 इंटू 19, सेम हो रहा है, ये प्लस में है। और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो एक एक चले गए तो 20 थे तो 19 प्लस 19 हो जाएगा, 19 प्लस 19। अब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये मान लो, इसको पूरा मान लेते हैं कि मतलब जैसे a प्लस ए होता है तो उसको हम क्या लिख देते हैं? 2a। तो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही तो है, तो इन दोनों की जगह पर हम 2 लिख सकते हैं, 2 का इंटू करके। तो 2 इंटू 15 इंटू 19, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? ये 38। तो 38 कैंसिल हो जाएगा 19 से 2 बार, और ये 2 से ये 2, तो बचा केवल 15। तो बाद में नया एवरेज आ गया 15। पर ऑप्शन में 15 कहीं पर भी नहीं है, ये 15.5 है। तो अगर हम अप्रॉक्स देखें तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि एवरेज इसका 15 ही आएगा। नेक्स्ट है, हंसाज मदर वॉज 31 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वॉज बॉर्न। जब हंसा का जन्म हुआ, मतलब हंसा जब 0 साल की थी तो उसकी मदर कितनी थी? 31 ईयर्स की थी। और जब उसके भाई का जन्म हुआ, हंसा के भाई का जन्म हुआ जो कि उससे 3 साल छोटा है, तब उसके पिता 35 ईयर्स के थे। मतलब अभी यहाँ पर हंसा 0 साल की है तो उसके भाई का जन्म हुआ तब वो 3 साल की थी, मतलब 3 साल आगे जाना पड़ेगा। तो 3 साल आगे हम जाएंगे तो हंसा कितने की हो जाएगी? 3 साल की। और मदर कितने की हो जाएगी? 31 प्लस 3 34। और इस टाइम पे उसका भाई कितने साल का है? 0 साल का, क्योंकि उसका तो जन्म ही हुआ है। और तब उसके पिता की एज कितनी थी? 35 ईयर्स थी। तो उसका फादर कितने के थे? 35 ईयर्स के। तो हंसा के माता पिता के एज का डिफरेंस देखना है। तो ये माँ हो गई, ये पिता हो गए, 34 और 35 डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, ड्यू टू द हाइक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, इंडिया में पेट्रोल की प्राइस 10% बढ़ जाती है। 10% बढ़ रही है, मतलब अगर पहले 100 थी तो बाद में कितनी? 110 हो रही है। ये 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे तो 10 और 11 ये प्राइस है। और पहले पेट्रोल की कीमत कितनी थी? 70 रुपये पर लीटर। तो श्री खन्ना अपने काम के लिए एमजी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, मतलब वो एक लिमिटेड डिस्टेंस को जाते थे सिटी से घर तक, इतने माइलेज से, 14 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज से, जिससे कि उन्हें इतना किलोमीटर पड़ता था हर महीने। मतलब हर महीने वो 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेते थे। जो रेट पहले थी उसमें तो हमें कैलकुलेट ये करना है कि उन्हें अपनी यात्रा को कितना, अपनी डिस्टेंस को कितना कम करना पड़ेगा कि खर्च पहले का जैसा सेम रहे, कोई इफेक्ट ना पड़े। तो पहले वो इतना किलोमीटर जाते थे तो कितना किलोमीटर उन्हें कम करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर प्राइस दी गई है और किलोमीटर, मतलब हमें प्राइस और किलोमीटर में कंपेयर करके देखना है। तो अगर हम प्राइस से देखें तो प्राइस और क्वांटिटी अपोजिट जाती हैं, और यहाँ पर क्वांटिटी क्या है, ये किलोमीटर वाली बात चल रही है। तो प्राइस अगर 10:11 में है तो क्वांटिटी इसका अपोजिट होती है, तो क्वांटिटी का रेशो कितना हो जाएगा, 10। ये 11:10 हो जाएगा, 11 और 10। और क्वांटिटी यहाँ पर क्या ली जा रही है, डिस्टेंस। तो पहले डिस्टेंस कितनी थी, 11, ये 1000 किलोमीटर तक वो जाते थे, और पहले यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 11। तो हम क्या कर सकते हैं, 11 इक्वल टू ये 1000 किलोमीटर। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 11 का डिवाइड कर दें इसमें। तो पहले 11 जाते थे, बाद में 10 करना पड़ेगा हमें। तो 1 इक्वल टू इतना है, तो 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा, डिवाइड में 11। ये किलोमीटर में चल रहा है। इसको और कैंसिल करेंगे तो ये 900 समथिंग आएगा, 909 पॉइंट कुछ आएगा, तो हम 909 ही ले लेते हैं। तो पहले वो इतना किलोमीटर जाते थे, बाद में सेम रखने के लिए, मतलब कोई इफेक्ट ना पड़े उतने ही खर्च पर, तो उन्हें 909 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो कमी कितने की करनी पड़ेगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, 909। तो 10 में से 9 1, यहाँ पर 9 बचे और फिर ये 0, तो 91 उन्हें कम करना पड़ेगा। 91 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:3। एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशो इतना है 5:3। मिल्क और वाटर 5 और 3 है। अगर 5 लीटर मिल्क और ऐड कर दिया जाता है तो नया रेशो बाद में 7:3 हो जाता है। तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर में मिल्क की कितनी क्वांटिटी है। तो यहाँ पर टोटल लीटर तो दिया ही नहीं है, तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, एक्स माने कर सकते हैं। देखो 5:3 दिया गया था, तो हम इसको कंप्लीट मानने के लिए एक्स का मल्टीप्लाई कर लें, तो 5x और ये 3x। ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। तो मिल्क 5 लीटर और जोड़ रहे हैं हम, 5 लीटर और मिला रहे हैं, तो 5x + 5 डिवाइड में, रेशो में लिख रहे हैं हम, तो डिवाइड में वाटर 3x। ये मिल्क और वाटर का रेशो लिख रहे हैं हम यहाँ पर। तो 5x + 5 हो जाएगा मिल्क, और डिवाइड में 3x वाटर, इक्वल टू बाद में रेशो कितना हो रहा है, 7:3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू निकालनी है। तो 5x + 5 में 3 का 5x × 3 15x + 15 इक्वल टू 21x प्लस कुछ नहीं, इतना ही है, 3 × 7 21x। ये 15 प्लस का है, उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 15 इक्वल टू 21 - 15 6 बचेगा, मतलब 6x। अब ये 6 डिवाइड में है, ये 6 मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड में ले आएंगे, 15 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू x। 5 से इसे कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार, और ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2। x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो पूछा क्या है, नए वाले मिक्सचर में मिल्क। तो नए वाले मिक्सचर में मिल्क का रेशो कितना है, 7। तो 7 में हम x का मल्टीप्लाई कर देंगे, x कितना है 5, तो 5/2, ये 35/2, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 1 बार, 7 से 14, और ये 2, 5/10, तो ये हो जाएगा 17.5। न्यू मिक्सचर में मिल्क हो जाएगा 17.5 लीटर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, मिल्क कंटेन्स 5% ऑफ वाटर। मिल्क में 5% पानी है, और यहाँ पर टोटल कितना दिया गया है, 8 लीटर। तो इसे 4% तक कम करने के लिए उसमें कितना और मिल्क ऐड करना पड़ेगा। अब टोटल यहाँ पर दिया गया है 8 मिल्क है, तो उसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, तो इसका 5% वाटर है, टोटल है 8। 8 का 5% क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8। ये 5 से कैंसिल होगा 20 बार, और 4 से 5 बार, और 4 2 जा 8, 2/5। या फिर इसको कह दें कि 0.4। वाटर कितना हो गया, 0.4 लीटर। तो इतना वाटर है, टोटल है 8, तो 8 में से माइनस कर दें हम, तो हमें मिल्क मिल जाएगा। 8 - 0.4 करेंगे तो ये मिल्क आ जाएगा 7.6 लीटर। तो इसमें हमें मिल्क ऐड करना है, कितना ऐड करना है कि वाटर 4% रहे। तो मान लेते हैं कि हम x लीटर उसमें ऐड कर रहे हैं, 7.6 है, 7.6 मिल्क है, इसमें हम x लीटर मिल्क और ऐड कर दे रहे हैं, और डिवाइड में क्या, वाटर चल रहा है 0.4। ये मिल्क और वाटर का हम रेशो ही ले रहे हैं। इतना ऐड करने के बाद में मिल्क कितना हो रहा है, बाद में वाटर 4% हो रहा है,
तो नीचे 4 और 4% है तो 100 में से 4 माइनस करो तो मिल कितना होगा 96। ये 4% है 96%। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर यहाँ पर ये इक्वल का साइन है तो 0.4 है, ये हम पॉइंट हटाएंगे तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार। तो ये कितना हो जाएगा 7.6 इक्वल टू 96/10। 96/10 मतलब हम एक पॉइंट लगा दें 9.6। ये x भी है साथ में 7.6 प्लस x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा उस साइड जाएगा तो 9.6 माइनस 7.6, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमें 2 लीटर मिल्क उसमें ऐड करना पड़ेगा, 2 लीटर, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क। चाप द्वारा निर्मित क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा दिया गया है 60 डिग्री और डायमीटर दिया गया है, व्यास है 14, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, त्रिज्या डायमीटर का आधा कर दो तो हमें रेडियस मिल जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 2, रेडियस हो गई 7। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, थीटा दिया गया है 60 डिग्री डिवाइड में 360 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस आर स्क्वायर तो 7 इंटू 7, ये 7 से एक बार 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 और 36 6 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल होगा 1 1 और ये 2 से 3 बार, तो 11 इंटू 7 77 और नीचे 3। इसको और कैंसिल करें तो 3 से ये कैंसिल होगा, 3 2 6, फिर 5 बार 15 और 17 है तो 2 बच जाएंगे बाय 3, 25 कंप्लीट 2/3 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर नहीं स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन तो सेम है, केवल यूनिट ही देखना है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ लिखा है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भास्कर अपनी बहन का 5 गुना है और 10 साल के बाद वह अपनी बहन का 3 गुना हो जाता है, तो प्रेजेंट एज ऑफ भास्कर बतानी है। तो भास्कर और उसकी सिस्टर, प्रेजेंट में कितना है, तो प्रेजेंट के लिए हम पी ले रहे हैं 0 में, मतलब P0 मतलब कोई नहीं, प्रेजेंट में ही है। अगर सिस्टर को हम 1 मान लें तो भास्कर 5 टाइम्स है तो 5 हो जाएगा ये, और 10 साल बाद तो P प्लस 10, तो 10 साल बाद वो 3 गुना हो रहा है, तो अगर हम सिस्टर को 1 मान लें तो भास्कर कितना हो जाएगा 3। इसके जैसा सेम हमने पहले भी सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस सेम नहीं है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 और 1 माइनस 1 0, तो डिफरेंस सेम नहीं है। हम डिफरेंस को सेम करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 3 माइनस 1 2 होता है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 5 माइनस 1 4, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो न्यू रेशो आ जाएगा भास्कर के लिए 5 इंटू 2 10 और 1 इंटू 2 2, और 10 साल बाद के लिए 3 का मल्टीप्लाई 4 में तो 12 और 1 का मल्टीप्लाई 4 में तो 1, मतलब 4, 1 इंटू 4 4। तो अब यहाँ से डिफरेंस सेम हो जाएगा, 10 और 12 और 2 और 4 में 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस इक्वल टू टाइम इंटरवल कितना है, प्रेजेंट से 10 साल बाद मतलब 10, तो 2 इक्वल टू 10 है, 2 से डिवाइड कर दें तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 5। तो भास्कर की प्रेजेंट एज पूछिए, तो पहले वाले रेशो से हम नहीं, हम नए वाले रेशो से निकालते हैं, तो भास्कर का प्रेजेंट का रेशो क्या है 10, तो 1 इक्वल टू 10, तो 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 इंटू 10 50, तो भास्कर की एज हो जाएगी 50 ईयर्स। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।